Good morning to all of the students of MA Final Geography of Government College, Bundi. I am Dr. Nidhi Khinduka Jain, Associate Professor Geography of Government College, Bundi और मैं आपके साथ आपके पेपर नंबर 6A एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का अध्ययन कर रही हूँ। हमारे पिछले ई वीडियो में हमने वर्ल्ड एग्रीकल्चर टाइप्स में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का अध्ययन किया था और हमारे आज के ई वीडियो में हम मेडिटरेनियन एग्रीकल्चर सिस्टम का अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का जो ई वीडियो है उसका टॉपिक है मेडिटरेनियन एग्रीकल्चर सिस्टम या भूमध्य सागरीय कृषि व्यवस्था। यह कृषि व्यवस्था 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर की जाती है। मतलब 30 डिग्री से 45 डिग्रीज लैटिट्यूड्स के बीच में दोनों कॉन्टिनेंट्स नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर या उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों के वेस्टर्न साइड्स में मेडिटरेनियन एग्रीकल्चर पैटर्न हमें देखने को मिलता है। इसका सर्वाधिक विस्तार भूमध्य सागर के तटीय भाग में मिलता है, इसीलिए इसे भूमध्य सागरीय कृषि व्यवस्था कहा जाता है। इनमें स्पेन, दक्षिण फ्रांस, इटली, ग्रीस, सीरिया, टर्की, लेबनान, इज़राइल, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को मेजर एरियाज़ हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, सेंट्रल चिली और ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग बेसिन में भी हमें यह कृषि व्यवस्था देखने को मिलती है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें किसी फसल विशेष पर यह आधारित नहीं है, अपितु भौगोलिक विशेषताओं के ऊपर आधारित है। इस व्यवस्था के अंतर्गत हमें विविध पद्धतियाँ मिलती हैं जो कि वहाँ की स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिसाइडेड हैं। इस मानचित्र में आप मेडिटरेनियन एग्रीकल्चर के वर्ल्ड में जो मेजर एरियाज़ हैं उनको देख सकते हैं जो डार्क शेड में शेडेड हैं। ये एरियाज़ ऑफ मेडिटरेनियन एग्रीकल्चर हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में या मेडिटरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की जो स्पेशलिटी है वह है कि यहाँ पर जो समर सीज़न है वो लंबा और ड्राई होता है। ग्रीष्म ऋतु लंबी एवं शुष्क होती है। शीत ऋतु कठोर होती है क्योंकि ये 30 से 45 डिग्रीज़ अप्रॉक्सीमेटली लैटिट्यूड्स में सिचुएटेड एरियाज़ हैं। तो ये टेम्परेट जोन है और टेम्परेट जोन में शीत ऋतु कठोर है, पर जो मेडिटरेनियन एग्रीकल्चर की स्पेशलिटी है वह है कि यहाँ वर्षा शीत ऋतु में होती है और तापमान एवं वर्षा उस प्रदेश के उच्चावच के अनुसार बदलते रहते हैं। अगर वह तटीय क्षेत्र है तो तापमान और वर्षा का पैटर्न डिफरेंट है, और अगर वो माउंटेनियस रीजन है या वो इंटरनल महाद्वीपीय प्रकार का क्षेत्र है तो वहाँ के टेम्परेचर्स और रेनफॉल का पैटर्न हमें उस क्षेत्र की फिज़िकल कंडीशंस या उच्चावच के अनुसार डिफरेंट मिलता है। तो इन जलवायु प्रदेशों में स्थानीय दशाओं के अनुसार हमें जलवायु के जो विभिन्न तथ्य हैं उनके पैटर्न्स में भी भिन्नता देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं भूमध्य सागरीय कृषि व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। मिश्रित कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि में खाद्यान्न, साग सब्जियां, फलों तथा पशु उत्पादों का संयोग पाया जाता है। जितनी अधिक विविधता व विशिष्टता भूमध्य सागरीय कृषि व्यवस्था में पाई जाती है उतनी विविधता किसी अन्य प्रकार की कृषि व्यवस्था में हमें देखने को
नहीं मिलती है। और इसका एक मेजर रीज़न यही है कि यहाँ पर क्षेत्रीय रूप से वहाँ के उच्चावच के अनुसार जलवायु में भी हमें भिन्नता देखने को मिलती है। तो जब क्षेत्रीय भिन्नता जलवायु में होगी तो क्षेत्रीय भिन्नता कृषि उत्पादों में भी और कृषि व्यवस्था में भी हमें देखने को मिलती है। इस कृषि व्यवस्था का स्वरूप व्यावसायिक है और फसलों का विशिष्टीकरण पाया जाता है। यहाँ के जो प्रमुख उत्पादन हैं उनका अधिकांश भाग नगरीय जनसंख्या की मांगों की आपूर्ति में ही कंज्यूम हो जाता है। और इसलिए क्योंकि यह अर्बन डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए कृषि उत्पादन किए जाते हैं, तो इस कृषि व्यवस्था का स्वरूप कमर्शियल है या व्यावसायिक है। जैसा कि अभी हमने देखा कि जलवायु के अनुसार क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है फसलों में, तो इसीलिए फसलों का क्षेत्रीय विशिष्टीकरण भी इस कृषि व्यवस्था में पाया जाता है। यह कृषि व्यवस्था अपने रसदार फलों के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। जैतून या ऑलिव्स, अंगूर, संतरा, नींबू, अंजीर यहाँ के प्रमुख फल हैं, जिसमें ऑलिव्स के लिए, ऑरेंजेस के लिए और अंगूर जिसे हम ग्रेप्स या वाइन भी कह सकते हैं, यह क्षेत्र अपने विनयार्ड्स के लिए वर्ल्ड ओवर बहुत फेमस है। ये जो फल हैं इनको जैम, जूस, पाउडर और शराब के रूप में प्रोसेस करके पूरे विश्व में निर्यात किया जाता है। तो इन फलों को इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड्स के अनुसार प्रोड्यूस किया जाता है और फिर जनरली जो इनके प्रोडक्शन एरियाज़ हैं वहीं पास में ही इनको प्रोसेस करके, पैकेज करके और स्ट्रेट अवे इनको मार्केट एरियाज़ में एक्सपोर्ट या कर दिया जाता है या भेज दिया जाता है। तो यहाँ रसदार फलों की जो उत्पादन होता है, कृषि होती है, वह बेसिकली निर्यात के लिए की जाती है। शुष्क जो ग्रीष्म ऋतु होती है, जैसा कि अभी हमने देखा कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की बेसिक स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर जो समर सीज़न होता है वो ड्राई होता है और रेन्स विंटर सीज़न में होती है। तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में सिंचाई की सहायता से खाद्यान्न और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है और इसी समय साथ में जो कृषि के लिए अयोग्य क्षेत्र हैं, जहाँ पर कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो है, उन क्षेत्रों में साथ ही पशुचारण या कैटल रेयरिंग की जाती है। तो फिर यहाँ हमें अगेन मिश्रित कृषि देखने को मिलती है, जहाँ पर कि फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी होता है। व्यापारिक तथा जीवन निर्वहन कृषि साथ साथ देखने को मिलती है। भूमध्य सागरीय कृषि व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में कमर्शियल और सब्सिस्टेंस दोनों प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ की जो कृषि व्यवस्था है वो अपने आसपास के अर्बन सेंटर्स के लिए ये लोग डिमांड के अनुसार प्रोडक्शन तो करते ही हैं, बट फार्मर्स अपनी यूज़ के लिए भी प्रोड्यूस साथ के साथ रखते हैं। तो इसलिए कमर्शियल एग्रीकल्चर के साथ साथ ही हमें यहाँ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी देखने को मिलता है और कृषि व्यवस्था यहाँ पर गहन प्रकार की होती है। जनसंख्या का घनत्व क्योंकि बहुत अधिक पाया जाता है इन क्षेत्रों में, इसलिए यहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका मैक्सिमम और ऑप्टिमम यूज़ करने के लिए इंटेंसिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर किया जाता है, जिसमें कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ किया जाता है, इरिगेशन का यूज़ किया जाता है और लैंड को इंटेंसिवली यूज़ करके जो डेंस पॉपुलेशन है
उसकी डिमांड्स के अनुसार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर जीवन निर्वाहन कृषि और व्यापारिक कृषि साथ साथ मिलती है और कृषि व्यवस्था गहन प्रकार की होती है। विशिष्ट व्यापारिक कृषि व्यवस्था है जिसमें व्यापारिक फसलों का चयन बाजार की मांग के अनुसार होता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि यह जो कृषि व्यवस्था है यह विशिष्टीकरण लिए हुए है और इस व्यवस्था का कृषि स्वरूप व्यावसायिक है। और हमने अभी ये भी देखा कि यहाँ पर जो फलों का उत्पादन किया जाता है उन फलों को जैम, जूस, लिकर या शराब के रूप में प्रोसेस करके जो मार्केट एरियाज़ हैं वहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो जो मार्केट डिमांड होती है वर्ल्ड ओवर या लोकल एरियाज़ में, उसी के हिसाब से फसलों का रीजनल लेवल पर चयन किया जाता है और उस प्रोडक्शन को बेसिकली मार्केट के लिए ही प्रोड्यूस करके मार्केट डिमांड्स के अनुसार उसको प्रोसेस करके और मार्केट एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो यह एक विशिष्ट प्रकार की कमर्शियल फार्मिंग पैटर्न है जिसमें क्रॉप भी मार्केट की डिमांड के अनुसार ही डिसाइड करके और प्रोड्यूस किया जाता है। भूमध्य सागरीय कृषि व्यवस्था यातायात के साधनों, जनसंख्या घनत्व, बाजार एवं नगरों की निकटता, सरकारी सहायता, विशिष्ट प्रबंधन से प्रभावित देखी गई है। कैलिफोर्निया में जो सैन जोकिन घाटी है वहाँ पर वेजिटेबल्स, कॉटन और कॉटन का प्रोडक्शन होता है, जबकि ग्रीस में लिकर या शराब के लिए वाइन का या ग्रेप्स का प्रोडक्शन होता है। स्पेन में संतरे और ऑलिव्स की खेती की जाती है। दक्षिण कैलिफोर्निया में इरिगेशन की मदद से संतरों का प्रोडक्शन किया जाता है और फिर विंटर सीज़न में या शीत ऋतु में यहाँ पर स्पेशलाइज्ड वेजिटेबल फार्मिंग होती है जो कि कैलिफोर्निया के डेंसली प्रोड्यूस्ड अर्बन एरियाज़ की डिमांड्स के अनुसार होती है। इसी तरीके से अगर देखें तो इटली में गेहूँ, दक्षिण अफ्रीका में अगेन साइट्रस फ्रूट्स और ऑस्ट्रेलिया में विशिष्ट कृषि करके फूड क्रॉप्स तो उगाए ही जाते हैं, साथ में पशुपालन भी किया जाता है। और यह जो पशुपालन होता है वो डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ मीट के लिए भी किया जाता है। तो भूमध्य सागरीय कृषि व्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में जो यातायात, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि यह एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें कि बाज़ार की डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट्स का उत्पादन होता है, तो ये ज़रूरी है कि डिमांड के अनुसार ही प्रोडक्ट्स को मार्केट में भेजा जाए। अभी जब हम रिसेंट ईयर्स में देखते हैं तो मेडिटरेनियन एरियाज़ में ऑर्चर्ड्स के साथ साथ फ्लावर्स का भी कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है। Different kinds of roses, different kinds of orchids, different kinds of other flowers का यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है और डिमांड के अनुसार इन फूलों को मार्केट एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में भेजा जाता है। तो ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फ्लावर्स हैं, साइट्रस फ्रूट्स हैं, इनके लिए हमको रेफ्रिजरेशन चाहिए और इनका क्योंकि लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, ये बहुत जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, तो इनको टाइम पर फास्ट ट्रांसपोर्ट के द्वारा मार्केट में भेजा जाना ज़रूरी होता है या प्रोसेसिंग यूनिट्स में भेजा जाना ज़रूरी होता है। अगर फ्रूट्स को टाइम पे हम प्रोसेसिंग यूनिट्स में नहीं भेजेंगे तो फिर इनके द्वारा जो जैम, जूस या और प्रोडक्ट्स बनने हैं उनकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है, उनकी क्वालिटी डिग्रेड होती है या प्रभावित होती है। तो यातायात व्यवस्था यहाँ पर बहुत डेवलप्ड होती है और वो भी किस तरीके का प्रोडक्ट भेजना है
उसके हिसाब से स्पेशलाइज्ड रेफ्रिजरेशन वैन्स या रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ मेडिटरेनियन एरियाज़ जो हैं, या हम यूरोप के एरियाज़ देखें या कैलिफोर्निया के एरियाज़ देखें या ऑस्ट्रेलिया के हम अगर देखें, तो ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है और ये जनरली अर्बन सेंटर्स हैं, नगरीय व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। तो क्योंकि नगरों की निकटता है, डेंस पॉपुलेशन है, तो नगरों के लिए जो डिमांड होती है डेयरी प्रोडक्ट्स की, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, वो सब मेडिटरेनियन एग्रीकल्चर में स्पेशलाइज तरीके से उगा करके और इनकी डिमांड्स को फुलफ़िल किया जाता है। और क्योंकि स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं और स्पेशल मार्केट डिमांड्स के अनुसार प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो इनका विशिष्ट प्रबंधन बहुत साइंटिफिकली किया जाता है और उसमें टेक्नोलॉजिकल एड्स का उपयोग किया जाता है प्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए, प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए। यह जो मेडिटरेनियन एग्रीकल्चर है, यह बहुत साइंटिफिकली मैनेज्ड किया जाता है। टेक्नोलॉजिकली इसका पूरी तरीके से प्रोड्यूस की क्वालिटी का और क्वांटिटी का ध्यान रखा जाता है। इरिगेशन के साथ साथ बेटर क्वालिटी सीड्स का उपयोग किया जाता है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है। और क्योंकि यह एक इंटेंसिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है, गहन कृषि व्यवस्था है, तो यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र्स और अब रिसेंटली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का भी उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि प्रोड्यूस को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके, प्रोड्यूस की क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन किया जा सके। तो इसलिए ये कहा जाता है कि यह जो कृषिगत व्यवस्था है, भूमध्य सागरीय कृषिगत व्यवस्था, ये बहुत विशिष्ट प्रकार की कृषिगत व्यवस्था है और वह क्षेत्रीय स्तर पर अपने आसपास की डिमांड्स के अनुसार, वहाँ की जलवायु के अनुसार और वहाँ की जो फिज़िकल फीचर्स हैं या जो उच्चावच है, उसके अनुसार हर क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार के उत्पाद हमें देखने को मिलते हैं और ये उत्पाद उस क्षेत्र की विशिष्ट डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं और इसमें बहुत अच्छे से ये साइंटिफिकली मैनेज्ड होते हैं और यहाँ पे बहुत वेल डेवलप्ड और स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इन प्रोडक्ट्स को इनके मार्केट एरियाज़ में निर्यात किया जाता है। तो यह जो भूमध्य सागरीय कृषिगत व्यवस्था है, इसकी एक और स्पेशलिटी है कि डिफरेंट एरियाज़ में, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि डिफरेंट एरियाज़ में वहाँ के क्लाइमेट और वहाँ के उच्चावच के अनुसार इसमें विशिष्टीकरण मिलता है। तो यह विशिष्टीकरण को हम 4 फैक्टर्स में देख सकते हैं। एक तो जो वर्षा होती है, जैसे विंटर्स में यहाँ वर्षा होती है, उसकी सहायता से अन्न और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है और अन्न में गेहूँ, यहाँ पर गेहूँ, जौ, जई, राई, ये मेजर फूड ग्रेन्स हैं जिनका प्रोडक्शन किया जाता है। और जो लॉन्ग ड्राई सीज़न समर्स का होता है, उसमें सिंचाई के द्वारा फल सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। तो लंबी ग्रीष्म ऋतु में फल सब्जी और चारा फसलों को सिंचाई के द्वारा उगाया जाता है और जो लंबी ग्रीष्म ऋतु है उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट प्रोडक्शन के लिए हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रासेस को उगाया जाता है पशुओं के लिए। तो अगेन यहाँ पशुपालन और कृषि साथ साथ होती है। इसके साथ साथ ही जो हम स्पेशलिटी यहाँ पे देखते हैं कि क्योंकि ये टेम्परेट जोन है, कठोर शीत ऋतु होती है, तो समर सीज़न में जो कैटल रेयरर्स होते हैं, ये अपने पशुओं को लेकर के पहाड़ों के ऊंचे स्थानों पर जो चारागाह होते हैं वहाँ पर चले जाते हैं और विंटर्स में जब टेम्परेचर्स बहुत लो हो जाते हैं तो ये अपने पशुओं को लेकर के वैली एरियाज़ में आ जाते हैं और फिर महानगरों के निकटवर्ती क्षेत्रों में डेयरी पशुपालन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इस तरीके से हम लोकल
रिलीफ और लोकल क्लाइमेट के अनुसार इस कृषि व्यवस्था में डिफरेंसेस देखते हैं। शीत ऋतु में वर्षा के अवेलेबिलिटी के अनुसार प्रोडक्ट्स उगाए जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु में इरिगेशन के अनुसार प्रोडक्शन होता है और ग्रीष्म और शीत ऋतु में पशुपालन का पैटर्न भी लोकल एरियाज़ के अनुसार शिफ्ट होता रहता है। तो यह भूमध्य सागरीय कृषि व्यवस्था की एक बहुत मेजर स्पेशलिटी है कि यह एक बहुत विशिष्ट प्रकार के व्यापारिक कृषि व्यवस्था है। तो आपका आज का जो असाइनमेंट है वह है भूमध्य सागरीय कृषि व्यवस्था पर एक लेख लिखिए। यह एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको कि आप 250 से 500 शब्दों में कर सकते हैं और जहाँ तक पॉसिबल हो आप इसके लिए मैप का उपयोग करें। ये मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए नहीं कह रही हूँ, हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं और हमें अपने क्वेश्चंस को, क्योंकि मैप हमारा स्पेसिफिक टूल है, तो हमें अपने क्वेश्चंस के साथ साथ मैप्स ज़रूर अपने आंसर में बनाने चाहिए। तो हमने आज मेडिटेरेनियन फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर का अध्ययन किया। हमारे अगले ई वीडियो में हम एक सबसिस्टेंस इंटेंसिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।